नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप सोचेंगे यार क्या ये सच में हो रहा है। म्यांमार के प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग ह्लाइंग भारत आए 5 दिन की स्टेट विजिट पर और उन्होंने पीएम मोदी के सामने एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि म्यांमार की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। म्यांमार की टेरिटरी को भारत की सिक्योरिटी के अगेंस्ट यूज़ होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्मूथ लगती है, बहुत डिप्लोमेटिक लगती है, लेकिन यहीं पर असली सवाल उठता है और ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। क्या हम इस वादे पर भरोसा कर सकते हैं? क्या म्यांमार के पास इतनी ताकत है कि वो ये वादा निभा सके? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वही आदमी है मिन ऑन्ग ह्लाइंग जिसने 2021 में तख्ता पलट किया था, जिसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो उस आदमी की बात पर हम कितना भरोसा करें, ये पूरी कहानी आज हम डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, इसमें इतने लेयर्स हैं, इसमें इतनी जियोपॉलिटिक्स है, इतना हिस्ट्री है कि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात, ये विजिट इतनी बड़ी क्यों थी? क्या सिर्फ इसलिए कि म्यांमार के प्रेसिडेंट आए? नहीं, ये विजिट इसलिए बड़ी थी क्योंकि ये मिन ऑन्ग ह्लाइंग की अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली फॉरेन विजिट थी दुनिया के किसी भी देश में, और उन्होंने पहला देश चुना भारत। इसके मायने समझिए, ये एक मैसेज था, ये एक सिग्नल था, और ये सिग्नल सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये सिग्नल पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के ये पूरी स्टोरी अधूरी है। देखिए, अगर आप एक मैप उठाओ और भारत को देखो तो नॉर्थ ईस्ट में जो भारत का हिस्सा है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य हैं जो एक तरफ से म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। 1640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है भारत और म्यांमार के बीच। ये बॉर्डर इतनी लंबी है और इतनी पोरस है, मतलब इतनी ओपन है, इतनी पहाड़ी और जंगलों से भरी है कि इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल काम है। अब यहाँ एक फैक्ट दीजिए अपने दिमाग में, ये बॉर्डर पूरी तरह फेंस्ड नहीं है। भारत के कई हिस्सों में ये बॉर्डर बस एक नदी है, बस एक पहाड़ है, बस एक जंगल है, और उस जंगल के पार म्यांमार है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस जंगल का इस्तेमाल दशकों से इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स करते आए हैं। ULFAI जो है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, NSCN-KY जो है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ये सब ग्रुप्स, इनका काम क्या है? इनका काम है भारत के अंदर हिंसा करना, बम ब्लास्ट करना, आर्मी काफिलों पर हमला करना, सिविलियंस को मारना। और जब इंडियन आर्मी इनके पीछे पड़ती है तो ये क्या करते हैं? ये भाग जाते हैं म्यांमार के जंगलों में, वहां छुप जाते हैं, रिकवर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं और फिर वापस आते हैं। ये साइकिल चल रही है दशकों से। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2015 में क्या हुआ था? जून 2015 में मणिपुर के चांडेल जिले में NSCN-K के मिलिटेंट्स ने एक आर्मी काफिले पर अम्बुश किया था। 18 इंडियन सैनिक शहीद हुए थे, 15 घायल हुए। पूरे देश में गुस्सा था और उसके जवाब में इंडियन आर्मी ने क्या किया? उन्होंने एक क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किया, सीधे म्यांमार के अंदर घुसे। 70 पैरा SF ऑपरेटर्स, ALH हेलीकॉप्टर्स म्यांमार की जमीन पर जाकर उन मिलिटेंट्स के कैंप्स को तबाह किया। 38 मिलिटेंट्स मारे गए। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन हॉट परसूट। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? म्यांमार में इस ऑपरेशन को अलाउ किया था। म्यांमार की मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन था इसमें। तो ये एक प्रेसिडेंट था, ये एक मिसाल थी कि जब दोनों देशों के बीच ट्रस्ट होता है तो चीजें होती हैं। फिर 2019 में हुआ ऑपरेशन सनराइज। इसमें इंडिया और म्यांमार दोनों की आर्मीज ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस किए। सागाइंग रीजन में जो ULFAI और NSCN के कैंप्स थे उनको टारगेट किया। 13 म्यांमार सोल्जर्स मारे गए, 38 नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिलिटेंट्स मारे गए। यानी एक टाइम था जब म्यांमार की मिलिट्री इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन कर रही थी। और फिर 2021 हुआ। 1 फरवरी 2021 को सुबह सुबह म्यांमार में एक चीज हुई। मिन ऑन्ग ह्लाइंग, जो उस वक्त म्यांमार की मिलिट्री के चीफ थे, उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया। ऑन्ग सान सू की, जिनकी पार्टी NLD ने नवंबर 2020 में इलेक्शन जीता था, बहुत बड़े मार्जिन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पूरी सरकार को बंधक बना लिया गया और मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद दुनिया में क्या हुआ? पूरी दुनिया ने म्यांमार पर सैंक्शंस लगाए। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा, जापान, UN सिक्योरिटी काउंसिल तक, ये सब म्यांमार के खिलाफ हो गए। मिन ऑन्ग ह्लाइंग पर पर्सनल सैंक्शंस लगे। वो किसी भी ऐसे देश में नहीं जा सकते जहां इन सैंक्शंस का असर हो, वरना अरेस्ट हो जाएं। और देश के अंदर, म्यांमार के अंदर एक खूनी जंग छिड़ गई। PDFs यानी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस बनी, जो मिलिट्री के खिलाफ लड़ रही थी। एथनिक आर्म ग्रुप्स KIA, KNU, अराकान आर्मी,
ये सब मिलिट्री के खिलाफ हो गए। 2024 तक मिलिट्री आधे से ज्यादा म्यांमार का कंट्रोल खो चुकी थी। ये एक फ्रैक्चर्ड ब्रोकन देश बन चुका था। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आता है। जब म्यांमार की मिलिट्री देश के अंदर अपनी ही जनता से लड़ रही है, जब वो खुद जी जान से जूझ रही है सर्वाइव करने के लिए, तो उनके लिए इंडिया के मिलिटेंट्स के बारे में सोचने का टाइम कहाँ बचा, उनकी कैपेसिटी कहाँ बची। यही वो पीरियड था जब ULFAI और NSCN KYA जैसे ग्रुप्स के लिए म्यांमार में एक सेफ हेवन बन गया, एक आरामदायक जगह जहां कोई पूछने वाला नहीं था। म्यांमार की आर्मी अपनी जान बचाने में लगी थी। इन ग्रुप्स ने अपने कैंप्स सागाइंग रीजन में मजबूत कर लिए। और 2025 में क्या हुआ? जुलाई 2025 में एक बड़ी खबर आई। ULFAI ने क्लेम किया कि उनके म्यांमार के कैंप्स पर ड्रोन अटैक हुआ। 150 से ज्यादा ड्रोन्स रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच सागाइंग रीजन में। उन्होंने कहा कि इजरायली और फ्रेंच ड्रोन्स थे। उनका एक सीनियर लीडर नयन असोम मारा गया, 19 कैडर मारे गए, 19 इंजर्ड। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिनाई किया, बोले हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन समझने वाले समझ गए। और फिर अक्टूबर 2025 में क्या हुआ? NSCN KYA और ULFAI ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में असम राइफल्स के कैंप पर अटैक किया। 4 असम राइफल्स के जवान इंजर्ड हुए। NSCN KYA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यानी खतरा रियल है, खतरा अभी भी मौजूद है। म्यांमार में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच चुनाव हुए। लेकिन ये चुनाव कैसे हुए? जारी जंग के बीच हुए। आधे से ज्यादा देश में मिलिट्री का कंट्रोल नहीं था। जहां जंग चल रही थी वहां मतदान हुआ ही नहीं या बहुत कम हुआ। मिलिट्री बैक पार्टी USDP यानी यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी जीती। NLD को 2021 के बाद डिसॉल्व कर दिया गया था। आंग सान सू की अभी भी जेल में है, या कहें तो हाउस अरेस्ट में। उनका लोकेशन अनडिस्क्लोज्ड है। और अप्रैल 2026 में मिन आंग हलाइंग प्रेसिडेंट बन गए। जो पहले मिलिट्री चीफ थे वो अब ऑफिशियली प्रेसिडेंट है। इस चुनाव पर दुनिया भर की आलोचना हुई। रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने, ऑपोजिशन ने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, सब ने कहा यह फर्जी चुनाव था। यह मिलिट्री रूल को एक डेमोक्रेटिक फेस देने की कोशिश थी। लेकिन भारत के लिए सवाल यह नहीं था कि यह चुनाव लेजिटिमेट था या नहीं। भारत के लिए सवाल यह था, अब म्यांमार में एक ऐसा आदमी है जो प्रेसिडेंट है, जिससे बात की जा सकती है, जिसके साथ डील किया जा सकता है। तो क्या भारत को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए? भारत का जवाब था हाँ। और यहीं से शुरू हुई मिन ऑन्ग हलाइंग की इंडिया विजिट। वो शनिवार को इंडिया आए और सबसे पहले कहाँ गए? दिल्ली नहीं, पहले वो बिहार गए, बोध गया गए, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये पर्पसफुल था। म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है। वहां की पॉपुलेशन का 88% बौद्ध है। इंडिया का बौद्ध धर्म से कनेक्शन ये एक सॉफ्ट पावर एलिमेंट था। मिन ऑन्ग हलाइंग बोध गया जाकर ये मैसेज दे रहे थे कि हम कल्चरली कनेक्टेड हैं। और फिर मंडे को दिल्ली, हैदराबाद हाउस में मोदी से मीटिंग। NSA अजीत डोभाल पहले से मिल चुके थे रविवार को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों लीडर्स ने प्रेस के सामने कुछ नहीं बोला, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जो कुछ भी बाहर आया वो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग में बताया। और उस ब्रीफिंग में एक लाइन थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। द प्रेसिडेंट रीइटरेटेड म्यांमार्स अश्योरेंस दैट इट्स टेरिटरी वुड नॉट बी परमिटेड टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। रीइटरेटेड, दोबारा दोहराया। यानी ये वादा पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये वादा हर बार होता है जब म्यांमार का कोई बड़ा आदमी इंडिया आता है। 2015 में जब मिन ऑन्ग हलाइंग पहली बार मिलिट्री चीफ के तौर पर इंडिया आए थे, तब भी यही वादा हुआ था। उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने संसद में कहा था, म्यांमार हैज रीइटरेटेड इट्स अश्योरेंस दैट इट्स टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज इनिमिकल टू इंडिया। 2017 में जब PM मोदी म्यांमार गए तब भी यही वादा हुआ। 2019 में ऑपरेशन सनराइज हुआ, तब भी यही वादा था। 2023 में इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी म्यांमार गए, तब भी यही वादा। 2025 अगस्त में SCO समिट में मोदी और हलाइंग की मीटिंग, तब भी यही वादा। और अब जून 2026 में एक बार फिर यही वादा। तो सवाल यह है, अगर हर बार ये वादा होता है तो क्या ये वादा कभी पूरा होता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए, नियत और कैपेसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। कोई वादा करना चाहे लेकिन उसके पास उसे पूरा करने की ताकत ना हो तो वो वादा किस काम का? आज म्यांमार की रियलिटी क्या है? आज म्यांमार में एक पूरी सिविल वॉर चल रही है साल 2021 के बाद से। म्यांमार की मिलिट्री टटमाडो वो 2024 तक देश के 50% से ज़्यादा टेरिटरी खो चुकी थी। KIA यानी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी वो नॉर्थ में बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करती है। अराकान आर्मी वो वेस्ट में रखाइन स्टेट के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। KNU, KNPP, PDFs ये सब मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं और इनमें से कुछ ग्रुप्स का इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन है। चिन ब्रदरहुड अलायंस ये ग्रुप म्यांमार के चिन स्टेट और सागाइंग रीजन में एक्टिव है और इनके लिंक मिजोरम और मणिपुर तक हैं। अब यहाँ एक बहुत नुकीला सवाल उठता है,
उल्फा आई के कैंप्स सगाइंग रीजन में हैं। सगाइंग रीजन में मिलिट्री का कंट्रोल बहुत कमजोर है, वहां पीडीएफ्स और रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। तो अगर म्यांमार की मिलिट्री खुद उस रीजन को कंट्रोल नहीं करती तो वो उल्फा आई के कैंप्स को कैसे हटाएगी? ये कैपेसिटी इशू है। लेकिन, और ये एक बड़ा बट है, पिछले कुछ महीनों में सिचुएशन बदली है। म्यांमार की मिलिट्री ने 2025 में अपनी काफ़ी ताकत रिकवर की है, कुछ एरिया वापस लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रेजेंटेशन के मामले में एक सिविलियन गवर्नमेंट बन गई है। अब वो एक राज्य है जो दुनिया से बात कर सकता है। अब आते हैं उस मीटिंग पे। क्या हुआ उस हैदराबाद हाउस में? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने जो ब्रीफिंग दी उसमें कई बातें बताई गईं। पहली, पीएम मोदी ने साफ कहा कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास जो आर्म्ड ग्रुप्स की एक्टिविटी है वो इंडियन बॉर्डर के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये सीधे सीधे एक कंप्लेंट थी। मोदी ने सीधे बोला, आपकी जमीन से हम पर हमले हो रहे हैं। दूसरी, रिफ्यूजी इशू। म्यांमार की जंग की वजह से लोग मिजोरम में आकर बस गए हैं। दोनों देश इस पर बात कर रहे हैं। तीसरी, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है और सितवे पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम तक। ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिलेड है, जंग की वजह से रुका हुआ है। म्यांमार ने वादा किया कि इसे फास्ट ट्रैक किया जाएगा। चौथी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये भारत का एक बहुत पुराना सपना है। 2015 से 16 से ये सुन रहे हैं, अभी भी 30% कंस्ट्रक्शन बाकी है। इस पर भी आगे बढ़ने की बात हुई। पांचवी, साइबर स्कैम कॉम्पाउंड्स। ये बहुत बड़ा इशू है जो कम हाईलाइट होता है। म्यांमार में खासकर केके पाल जैसी जगहों में हजारों लोगों को ट्रैप करके उनसे ऑनलाइन फ्रॉड करवाया जाता है। इनमें बड़ी संख्या में इंडियन है। पिछले 18 महीनों में 2411 इंडियन सिटीजन्स को वहां से रिपेट्रिएट किया गया है, लेकिन अभी भी 150 से ज्यादा इंडियंस वहां फंसे हुए हैं। छठी, आंग सान सू की का इशू। मोदी ने यह मुद्दा उठाया म्यांमार के पीस प्रोसेस के संदर्भ में, और जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत एक ऐसे आदमी को रेड कारपेट क्यों दे रहा है जिस पर सैंक्शंस है, जो कूप लीडर है, तो विक्रम मिस्री का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा, वी हैव ऑलवेज प्रोसीडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट सस्टेन्ड डायलॉग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री हैज शोन दैट डिसएंगेजमेंट डजंट गिव अस एनी रिजल्ट्स दैट आर बेटर देन एंगेजमेंट। मतलब, हम इस आदमी से बात करेंगे क्योंकि बात ना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये एक रियलिस्टिक पोजीशन है, ये एक प्रैग्मेटिक पोजीशन है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है। वेस्टर्न देश, खासकर यूरोप और अमेरिका, वो म्यांमार मिलिट्री के साथ कोई भी एंगेजमेंट को खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि मिनोंग हलाइंग से मिलना उसे लेजिटिमाइज करना है, उसे एक तरह की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस देना है। और दिल्ली में प्रोटेस्ट भी हुए। म्यांमार के रेफ्यूजीज जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने हमारा देश तबाह किया उसे इंडिया में रेड कारपेट देना गलत है। लेकिन भारत ने कहा, यह हमारी विदेश नीति है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर फैसले लेते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ट्रंप का अमेरिका भी म्यांमार के बारे में साइलेंट रहा है। उन्होंने म्यांमार की डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि म्यांमार के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अमेरिका चाहता है उन मिनरल्स तक एक्सेस। लोवी इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक्स ने लिखा है, ट्रंप साइलेंस ऑन म्यांमार एक्सपोजेज द ग्रोइंग डिवर्जेंस इन वेस्टर्न रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल इशूज। यानी अब सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका भी रियलिज्म की तरफ जा रहा है। तो दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलती दुनिया में रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। तो अब वापस उस बड़े सवाल पर जो हमने शुरू में पूछा था, म्यांमार प्रॉमिसेस नॉट टू अटैक इंडिया, कैन वी ट्रस्ट देम? जवाब देने के लिए हमें 3 एंगल से सोचना होगा। एंगल नंबर 1, ट्रस्ट का सवाल। मिनोंग हलाइंग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने 2021 में जो तख्ता पलट किया वो उनकी खुद की सरकार के खिलाफ था। उन्होंने एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका। उन्होंने नोबेल पीस लॉरिएट को जेल में डाला। तो एक आदमी जो अपने ही देश से वादा तोड़ सकता है, क्या वो इंडिया से किया वादा निभाएगा? यह एक काउंटर पॉइंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी देश किसी दूसरे देश से वादा निभाता है इसलिए नहीं कि वो अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए कि उसका फायदा है, सेल्फ इंटरेस्ट। जब तक म्यांमार का फायदा है इंडिया से अच्छे रिलेशन रखने में, तब तक वो वादा निभाएगा। और म्यांमार का इंडिया से अच्छे रिलेशन रखने में क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। इंडिया उन कुछ देशों में से एक है जो म्यांमार को सैंक्शंस के बाद भी एंगेज करता है। इंडिया से म्यांमार को डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कनेक्टिविटी मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया चाइना का एक काउंटरवेट है। म्यांमार नहीं चाहता कि वो सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट हो जाए। एंगल नंबर 2, कैपेसिटी का सवाल। ठीक है, मान लो मिनोंग हलाइंग चाहते हैं कि इंडियन मिलिटेंट्स म्यांमार की ज़मीन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन क्या वो ये कर सकते हैं? यहाँ यथार्थ ये है कि सागाइंग रीजन, जहाँ उल्फा आई और NSCN KYA के कैंप्स हैं, वहाँ मिलिट्री का कंट्रोल बहुत कमज़ोर है, वहाँ रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। तो मिलिट्री के लिए उन कैंप्स को ऑपरेशनली टारगेट करना अभी भी मुश्किल है। लेकिन ये कहानी का वो हिस्सा है जो सबसे इंटरेस्टिंग है। जुलाई 2025 के ड्रोन अटैक को याद करें।
उल्फा आई ने क्लेम किया कि इंडियन आर्मी ने ड्रोन से उनके कैंप्स उड़ाए। इंडियन आर्मी ने डिनाई किया, लेकिन यह ऑपरेशन हुआ, जिसका भी था हुआ, और उसमें उल्फा आई का एक सीनियर लीडर मारा गया। ये दिखाता है कि इंडिया के पास अब यूनिलैटरल कैपेबिलिटीज हैं, मतलब भले ही म्यांमार कैपेबल ना हो, इंडिया अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है और म्यांमार को कम से कम इस एक्शन को फैसिलिटेट करना होगा या आंखें मूंद लेनी होंगी। यही तो हुआ 2015 में। म्यांमार की मिलिट्री ने आंखें मूंद ली और इंडिया ने ऑपरेशन किया। तो कैपेसिटी का सवाल इस तरह रिफ्रेम होता है, म्यांमार को कैंप्स खुद हटाने की जरूरत नहीं है, बस इंडिया के एक्शन को अलाउ करना है, और ये वो कर सकते हैं। एंगल नंबर 3, चाइना फैक्टर। ये सबसे कॉम्प्लेक्स एंगल है और ये वो एंगल है जिसे समझे बिना पूरी तस्वीर अधूरी है। चाइना म्यांमार का सबसे बड़ा सपोर्टर है। मिलिट्री कूप के बाद जब पूरी दुनिया ने म्यांमार को सैंक्शन किया, चाइना ने नहीं किया। चाइना म्यांमार को आर्म्स देता है, सीसीटीवी कैमरे देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्याओकफ्यू पोर्ट, ये चाइना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है म्यांमार में, और चाइना म्यांमार को इस्तेमाल करता है, अपना एक दरवाजा बनाता है इंडियन ओशन तक। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, जिसमें चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, उसमें म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन है। अब सोचिए, अगर म्यांमार इंडिया के साथ बहुत ज्यादा करीब हो जाता है तो चाइना क्या करेगा? चाइना नाराज होगा, और चाइना के नाराज होने का असर म्यांमार पर पड़ेगा। तो म्यांमार एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है। म्यांमार चाहता है दोनों से अच्छे रिलेशन, किसी एक का नहीं होना चाहता। और यह एक बहुत पुरानी और प्रूवन डिप्लोमेटिक विजडम काम करती है। स्मॉल कंट्रीज ऑलवेज ट्राई टू प्ले बिगर पावर्स अगेंस्ट ईच अदर। म्यांमार एक छोटा देश है, वो चाइना को काउंटरवेट करने के लिए इंडिया को यूज करना चाहता है, और इंडिया को म्यांमार इसलिए चाहिए क्योंकि वो चाइना के एनसर्कलमेंट को तोड़ सकता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये म्यूचुअल नीड ही असली गारंटी है, किसी वादे से ज्यादा। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। NSCN-IM यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने 1997 में इंडिया के साथ सीज फायर किया था। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस प्रोसेस में है, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि NSCN-IM म्यांमार मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिव रेजिस्टेंस ग्रुप्स के खिलाफ। KNA यानी कुकी नेशनल आर्मी के साथ मणिपुर बॉर्डर के पास इनकी क्लैश हुई थी। यानी म्यांमार का इंसर्जेंसी लैंडस्केप इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें कोई सिंपल गुड गाइज और बैड गाइज नहीं है। एक ग्रुप जो इंडिया का दुश्मन था वो म्यांमार मिलिट्री के साथ मिल रहा है, एक ग्रुप जो इंडिया का सहयोगी है वो म्यांमार के रेजिस्टेंस ग्रुप से लड़ रहा है। ये जितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, असल में उतना ही कंफ्यूजिंग है, और यही वजह है कि भारत को एक बहुत केयरफुल, कैलकुलेटेड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच रखनी होती है। कलादान प्रोजेक्ट 10 साल में सिर्फ 70% काम क्यों? अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ था, 2014 से 15 में कंप्लीट होना था, अभी 2026 में हम बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझिए। ये कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट से जोड़ता है। सितवे से एक इनलैंड वाटरवे कलादान रिवर के रास्ते जोरिनपुई तक जाता है। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये एक बहुत पतला गलियारा है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी भारत से जोड़ता है। ये सिर्फ 22 से 23 किलोमीटर चौड़ा है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत वल्नरेबल है। अगर कभी कोई भी एडवर्सरी इसे ब्लॉक कर दे तो नॉर्थ ईस्ट का बाकी इंडिया से कनेक्शन कट जाएगा। इसीलिए कलादान प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट डिलेड क्यों है? क्योंकि म्यांमार के सिविल वॉर में अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सितवे पर अराकान आर्मी का खतरा है और कलादान रिवर के रास्ते में जो गांव हैं वहां भी जंग चल रही है। म्यांमार ने इस विजिट में फिर वादा किया कि यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन जब तक ग्राउंड सिचुएशन नहीं बदलती, वादे कितना भी हो, काम नहीं होगा। ट्राइलेटरल हाईवे, एक सपना जो 10 साल से पूरा नहीं हुआ। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, मोरेहे से बैंकॉक तक करीब 1360 किलोमीटर। इसका सपना 2012 से 13 में देखा गया था। तब से सुन रहे हैं ये बनेगा वो बनेगा। अभी भी म्यांमार पोर्शन का करीब 30% बाकी है और जो बना है उसमें से काफी खराब हालत में है। थाईलैंड वाला हिस्सा अच्छा है, भारत वाला हिस्सा बहुत अच्छा है, म्यांमार वाला हिस्सा सिविल वॉर की वजह से एक नाइटमेयर है। इस हाईवे की इंपॉर्टेंस क्या है? इससे भारत को आसियान देशों तक सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को पुश मिलेगी और भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक टेंजिबल रियलिटी बन जाएगी। लेकिन इस रोड के बनने से पहले, और ये मैं आपको बता दूं, एक और इशू है। थाईलैंड ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 60 डे वीजा फ्री एंट्री का जो स्कीम था वो हटा लिया है, क्योंकि कुछ भारतीय नागरिकों ने वहां जाकर गड़बड़ी की। तो हाईवे बन भी जाए तो थाईलैंड एंट्री अलग मुद्दा है। साइबर स्कैम कॉम्पाउंड्स, भारत का एक अनदेखा खतरा। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और बहुत कम डिस्कस होता है। म्यांमार में, खासकर केके पार्क, म्याओडी जैसी जगहों में
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए हैं जिनमें लोगों को ट्रैप करके ऑनलाइन फ्रॉड करवाया जाता है। पिग बुचरिंग स्कैम, रोमांस स्कैम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इनमें हजारों इंडियंस हैं जो वहां फंसे हुए हैं। कई को फेक जॉब ऑफर्स देकर वहां ले जाया गया, कई को फिजिकली ट्रैप करके रखा जाता है। पिछले 18 महीनों में 2411 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी 150 प्लस इंडियंस वहां हैं। ये एक सिक्योरिटी इशू भी है क्योंकि इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी होता है और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ग्लोबल नेटवर्क है। मोदी ने इस इशू को डायरेक्टली रेज किया। म्यांमार ने कहा कि वो कोऑपरेट करेंगे। ये भी एक टेस्ट होगा कि म्यांमार का वादा कितना रियल है। तो अब सवाल ये है, भारत ने ये एंगेज करने का फैसला क्यों किया? क्यों इंडिया ने पश्चिम के प्रेशर को इग्नोर करके मिनोंग हलाइंग को रेड कारपेट दिया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है पड़ोसियों को पहले, और म्यांमार 640 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। अगर भारत म्यांमार को इग्नोर करे तो उसकी जगह चाइना ले लेगा, और चाइना पहले से ही म्यांमार में बहुत डीप है। दूसरा कारण, सिक्योरिटी। इंसर्जेंट ग्रुप्स का खतरा रियल है। उल्फा आई, NSCN KYA ये अभी भी एक्टिव हैं। इनको टैकल करने के लिए म्यांमार का कोऑपरेशन जरूरी है। यूनिलैटरल ऑपरेशंस भारत कर सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बायलैटरल कोऑपरेशन चाहिए। तीसरा कारण, स्ट्रेटेजिक। म्यांमार की लोकेशन बेमिसाल है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, आसियान कनेक्टिविटी में, इंडियन ओशन में प्रेजेंस के लिए म्यांमार एक की पीस है। अगर भारत इसे मिस करे तो चाइना और US दोनों म्यांमार को अपनी तरफ खींच लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जब मिन ऑन्ग लाइंग दिल्ली आए तो दिल्ली में म्यांमार रेफ्यूजीज ने प्रोटेस्ट किया। वो लोग जो 2021 के बाद म्यांमार छोड़कर भागे थे, उनके लिए ये एक धोखा था, उनके लिए ये एक बिट्रेयल था। उनका कहना था, ये आदमी वो है जिसने हमारा देश तबाह किया, हमारे परिवारों को मारा, हमारी इलेक्टेड लीडर को जेल में डाला, और भारत इसे स्टेट गेस्ट बना रहा है। ये एक लेजिटिमेट मॉरल आर्ग्यूमेंट है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में मोरालिटी और प्रैग्मेटिज्म के बीच टेंशन हमेशा रहती है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को मोरालिटी से ऊपर रखता है, या कम से कम उसे बैलेंस करता है। भारत ने भी यही किया, और विक्रम मिस्री ने साफ कहा, हम आइसोलेट नहीं करेंगे। हिस्ट्री ने दिखाया है कि डिसएंगेजमेंट से बेहतर रिजल्ट्स नहीं आते। ये एक रैशनल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसमें ह्यूमन कॉस्ट को एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्ग सान सू की, नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट, 2020 इलेक्शन जीती और फिर 2021 में जेल गईं। उनके बारे में क्या हुआ? न्यू गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एमनेस्टी है। रिपोर्ट्स हैं कि सू की को हाउस अरेस्ट में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अनडिस्क्लोज्ड है। उनसे बाहरी दुनिया का कांटेक्ट नहीं है। मोदी ने इस इशू को रेज किया म्यांमार के पीस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में, और ये एक सिग्नल था। भारत ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन वो उसे बायलैटरल रिलेशंस तोड़ने का कारण भी नहीं बना रहा। तो आखिर में, कैन वी ट्रस्ट म्यांमार? तो अब फाइनल आंसर क्या है? क्या म्यांमार के वादे पर भरोसा किया जाए? मेरा जवाब है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो लेकिन जांचते रहो। यहाँ इस बात को एक एनालॉजी से समझते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती, कोई परमानेंट एनिमिटी नहीं होती, होता है परमानेंट इंटरेस्ट। म्यांमार का इंटरेस्ट ये है कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध रहें, क्योंकि इंडिया एक रीजनल पावर है। इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन दे सकता है, इंडिया चाइना को बैलेंस कर सकता है, और इंडिया म्यांमार को इंटरनेशनल आइसोलेशन से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। जब तक ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वादे निभाए जाएंगे। जब ये इंटरेस्ट अलाइन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा। लेकिन ट्रस्ट की गारंटी नहीं है, वादे की गारंटी नहीं है। जो गारंटी है वो है शेयर्ड इंटरेस्ट। और इसीलिए भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि एंगेजमेंट जारी रखो, वादे को होल्ड करते रहो, लेकिन साथ ही अपनी ओन कैपेबिलिटीज भी बनाते रहो। ड्रोन्स हो, स्पेशल फोर्सेज हो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एक आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, पूरी दुनिया अभी म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही है। म्यांमार के पास जेड है, रूबीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो ईवीज, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। चाइना ऑलरेडी म्यांमार के मिनरल्स का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, खासकर कचिन स्टेट में जो रेयर अर्थ माइंस हैं। अमेरिका भी इनके पीछे है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने म्यांमार के रेयर अर्थ्स तक एक्सेस पाने की कोशिश शुरू की है। और भारत क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना चाहता है। म्यांमार के मिनरल्स भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यानी ये विजिट सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में नहीं था, ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के बारे में भी था। आने वाले समय में भारत और म्यांमार के बीच क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन बड़ी खबर बनेगी। क्या होगा आगे? कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व करनी होंगी आने वाले महीनों में। पहली, उल्फा आई और NSCN KYA की एक्टिविटी। क्या म्यांमार की जमीन से अटैक्स कम होंगे? क्या उनके कैंप्स पर प्रेशर बढ़ेगा? दूसरी, कलादान प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस। क्या ग्राउंड सिचुएशन ऐसी होगी कि काम आगे बढ़ सके?
तीसरी, साइबर स्कैम कंपाउंड्स, क्या और इंडियंस रेस्क्यू होंगे? क्या म्यांमार इस पर जेन्युइन एक्शन लेगा? चौथी, ऑन्ग सान सू की, क्या उनकी कंडीशन में कोई चेंज आएगा? क्या उन्हें रिलीज किया जाएगा? पांचवी, चाइना, चाइना इस विजिट को कैसे देखता है? क्या वो म्यांमार पर प्रेशर डालेगा कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट कम करो? आखिरी बात, तो दोस्तों पूरी तस्वीर ये है, मिन ऑन्ग ह्लाइंग आए, वादा हुआ, लेकिन ये वादा नया नहीं है। ये वादा हर बार होता है जब दोनों देशों के लीडर्स मिलते हैं। फर्क ये है कि इस बार टाइमिंग अलग है। म्यांमार में नई गवर्नमेंट है, एक ऐसा लीडर है जो अब ऑफिशियली प्रेसिडेंट है, और उसकी ये पहली फॉरेन विजिट थी जो उसने इंडिया को दी। ये एक सिग्नल है, एक मैसेज है, लेकिन सिग्नल्स और मैसेजेस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के हिस्से हैं। रियल ट्रस्ट तब बनती है जब ग्राउंड पर रिजल्ट्स दिखते हैं, जब कैंप्स खाली होते हैं, जब अटैक्स रुकते हैं, जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, जब ट्रैप्ड इंडियंस वापस आते हैं। तब तक ट्रस्ट बट वेरीफाई। भारत की फॉरेन पॉलिसी इस मूवमेंट में एग्जैक्टली यही कर रही है। रियलिज्म के साथ एंगेज करना, मॉरल हाई ग्राउंड खोए बिना प्रैग्मेटिक डिसीजंस लेना, और अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी पर ब्लाइंडली डिपेंडेंट ना होना। क्या ये सही अप्रोच है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।